हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम बीरसन कुमार। दिस इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म। तो चलिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं। एक आपका मास रिलेटेड है, एक मास रिलेटेड है, दूसरा आपका वॉल्यूम रिलेटेड है। वॉल्यूम रिलेटेड है। मास रिलेटेड टर्म जो होते हैं वो मास रिलेटेड टर्म में पहले वॉल्यूम रिलेटेड को जानते हैं। पहला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मोलैरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मेलिटी, बहुत ही खूबसूरत टर्म है। और पांचवा फॉर्मेलिटी। इसके बाद मास रिलेटेड टर्म में पहला वेट बाय वेट परसेंटेज, दूसरा आपका मोलैलिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। चौथा मास फ्रैक्शन, सिंपल है। पांचवा ppm, पार्ट्स पर मिलियन ऑब्लिक पार्ट्स पर बिलियन। ये दो टर्म में डिवाइड करने का कुछ कारण था, इसको क्लासिफाई करने का कारण था। एक आपका मास रिलेटेड टर्म और एक आपका वॉल्यूम रिलेटेड टर्म। ये वॉल्यूम रिलेटेड टर्म जो होते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मास और वॉल्यूम को आपस में रिलेट हम लोग डेंसिटी से करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए, दो टर्म में क्लासिफाई करने का कारण था कि टेम्परेचर, मास, किसी भी क्वांटिटी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वांटिटी कंजर्व होता है वो मास होता है। ये कभी चेंज नहीं करता है, इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी टर्म है उसमें जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म में जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो ब्रेक करता है। तो ब्रेक करने के बाद वो स्पेस बढ़ा लेता है, तो वॉल्यूम वाले टर्म जितने भी हैं वो टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं। अब इसमें से कुछ टर्म का आज हम चर्चा करेंगे। जैसे आज चर्चा करते हैं हम लोग पहला टर्म वेट बाय वेट परसेंटेज और परसेंटेज बाय वेट का चर्चा करते हैं। इसका डेफिनेशन सिंपल शब्दों में दे सकते हैं कि द मास ऑफ आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम solution is 100 ग्राम solution is termed as weight by weight percentage और mass by mass percentage। ये जैसे एक एग्जांपल लेते हैं
ये टर्म वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में ये नंबर ऑफ यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दोनों के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर अगर द मास ऑफ आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन लिया गया। इसका मतलब ये है 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब हुआ कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10 ग्राम शुगर किसमें उपस्थित है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, एग्जांपल नंबर 2। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, NaCl सॉल्यूशन इज 15% वेट बाय वेट। वेट बाय वेट 15%, यानी 15% कहने का मतलब है कि परसेंटेज में तो 100 में 15 ग्राम, यानी इट मीन्स दैट 15 ग्राम NaCl is present in what? 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम्स। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि अगर 20 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, इफ 20 ग्राम सुक्रोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम water, find weight by weight percentage, find weight by weight percentage। तो weight by weight percentage हमको निकालना है। तो weight by weight percentage का फॉर्मूला उधर नहीं लिखे हैं। तो weight by weight percentage is equals to weight of solute upon weight of solution multiplied by 100। अब ऊपर क्या दिया गया है? कहता है कि if 20 ग्राम सुक्रोज is dissolved, if 20 ग्राम सुक्रोज is dissolved in 100 ग्राम, कितना ग्राम? 100 ग्राम वाटर। तो सुक्रोज को 100 ग्राम पानी में मिलाया गया, न कि सॉल्यूशन में मिलाया गया। तो यहां से हमको वेट ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है 20 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो 20 प्लस 100, 120 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इससे कट गया 26 का, ग्राम से ग्राम कैंसिल 26 का, और इधर इसको काटेंगे 50/3, यानी 50/3 इज इक्वल टू 16.6%। ये क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था कि 20 ग्राम सुक्रोज को मिलाया गया है 100 ग्राम वाटर में। तो वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना था। वेट बाय वेट परसेंटेज ऊपर हम फॉर्मूला नहीं लिखे थे, यहाँ लिखिए वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वेट जो है इसका दिया हुआ था 20 ग्राम, इसका वेट दिया हुआ है कितना? 100 सॉल्वेंट था, 20 ग्राम सॉल्यूट था, दोनों को मिला दिए तो 100 प्लस 20 बराबर 120 ग्राम क्या हो गया? सॉल्यूशन का वेट हो गया, कैंसिल कर दिए। ऐसे ही आप लोग जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं जूम करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन एक और लेते हैं। 20 ग्राम NaCl 20 ग्राम NaCl is dissolved in 100 ml solution. Find weight percentage if density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहता है कि 20 ग्राम NaCl डिजॉल्व है 100 ml, कितना 100 ml सॉल्यूशन में। तो 100 ml सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है 100 ml, 20 ग्राम NaCl का अमाउंट दिया गया है। पूछ क्या रहा है? तो वेट बाय वेट परसेंटेज पूछ रहा है। डेंसिटी इसका दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। इससे हम क्या निकाल लेंगे? मास निकालेंगे सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होगा। यहाँ से मास निकालेंगे तो m बराबर क्या? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ? 1.2 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना दिया गया है? तो 100 ml दिया गया है। ml से ml कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कट गया, कितना आया? 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम आ गया। सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, हमको वेट अपॉन वेट निकालना है। तो वेट अपॉन वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इसमें कितना है? 20 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? 120 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे काट देंगे, इससे इसको काटेंगे। इससे पहले सॉल्यूशन किए थे, वही कंडीशन 50/3 कट जाएगा, 16.6%। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये दो क्वेश्चन था मास बाय मास परसेंटेज से। नेक्स्ट समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है। इसको भी सिंपल शब्दों में डिफाइन किया जा सकता है। इसको डिफाइन करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ये भी ले सकते हैं, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ml solution is termed as V by V percentage। V by V percentage। हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा कि एग्जाम्पल से, जैसे ये HCl solution is 10% V by V। इसका मतलब ये है कि एक HCl सॉल्यूशन है जिसमें 10% V बाय वॉल्यूम 10% दिया हुआ है। इसका मतलब कि 10 ml HCl is present in 10 ml HCl is present in 100 ml solution। 100 ml solution 10 ml Cl is present in 100 ml solution। 100 ml solution में कितना? तो 100 ml क्या पाया गया है? आपको HCl पाया गया है। ठीक है। वैसे ही तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है, ये दोनों से बेहतर, बहुत ही खूबसूरत टर्म है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम यानी वेट बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट का वेट या सॉल्वेंट का वेट जो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में पाया जाता है। इसको भी सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द वेट ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक सॉल्वेंट present in 100 ml solution is termed as what? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग
लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे एक एग्जाम्पल इसका भी हम ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या देंगे, दिया गया वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, तो 100 चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ए सुक्रोज सॉल्यूशन इज 5% वेट बाय वॉल्यूम, 5% वेट बाय वॉल्यूम। सुक्रोज सॉल्यूशन 5% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ, यानी 5 ग्राम सुक्रोज 5 ग्राम, इट मीन्स दैट 5 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना, तो 5 ग्राम सुक्रोज उपस्थित है। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम को देखें, इसके एग्जांपल को समझे। अब हम इससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। अब जिसको लिखना है वो लिख सकता है या जूम करके फोटो खींच सकता है। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को करते हैं, कुछ प्रॉब्लम को करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम जैसे आपका क्वेश्चन है, ए सुक्रोज सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सुक्रोज का सॉल्यूशन ले गया है 10% W/V, इट मींस दैट सॉल्यूशन जब इसका करेंगे तो 10% ए सुक्रोज सॉल्यूशन 10% W वेट बाय वॉल्यूम मतलब 10 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में कितना, तो 10 ग्राम सुक्रोज उपस्थित है। ठीक है, तो हमको वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता चल गया कितना, 100 ml डेंसिटी दिया हुआ है, तो उससे क्या निकल जाएगा, हमको वेट निकल जाएगा, तो या मास निकल जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी बराबर क्या, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या, डेंसिटी गुने वॉल्यूम। डेंसिटी 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 100 ml, यानी कितना, 120 ग्राम आपको ये आ गया। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, तो वेट अपॉन वेट परसेंटेज बराबर क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट कितना, तो 10 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का वेट कितना, तो 120 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। काटेंगे इसको, इससे इसको काट दिए, इधर 2 से 50, इधर 6, इधर 25 और इधर 3, यानी 25/3 8.8%। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या था कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इस क्वेश्चन में दिया गया था। वेट बाय वॉल्यूम क्या दिया था, वेट बाय वॉल्यूम, यानी वेट बाय वेट निकालना था, डेंसिटी दिया हुआ था, तो यहाँ से सॉल्यूट का वेट निकल गया। वॉल्यूम यहाँ से दिया हुआ था कि वेट बाय 100%, यानी 100 ml वॉल्यूम दिया हुआ था, डेंसिटी था, उससे सॉल्यूशन का वेट निकाल लिए और कैलकुलेट करके निकाल दिए वेट बाय वेट परसेंटेज। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए शुगर सॉल्यूशन इज 10%, ए शुगर सॉल्यूशन इज 10%। वहां क्या लिए थे कि वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ वेट बाय वेट लेंगे और निकालना क्या है, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, कितना डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml दिया गया, 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी बराबर सॉल्यूशन देखेंगे, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम,
यहाँ पर 10% पहले, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 10% वेट बाय वेट का क्या मतलब है पार्टिकुलर क्वेश्चन में, कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेट पता चल गया कितना, 100 ग्राम, और सॉल्यूशन का वेट पता चल गया, डेंसिटी दिया हुआ तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कट गया, अपॉन ये ऊपर गया 250 काटेंगे 4 से 250/3 मिलीलीटर, क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। हमको निकालना क्या है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, 10 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250/3 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको काटिए, तो ये सुना 25 से काटो, 4 बार में 3 ऊपर जाएगा, यानी कितना होगा 12%। कितना हो जाएगा 12%। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, वेट बाय वेट दिया हुआ था, वेट बाय वॉल्यूम निकालना था। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 is 10% weight by weight. H2SO4 is 10% weight by weight. Find the mass of H2SO4. Find the mass of H2SO4 present in 100 ml of solution, 100 ml of solution, if density of solution, if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन है H2SO4 का सॉल्यूशन जो 10% W/W दिया है, वेट बाय वेट दिया हुआ है 10%, यानी 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित है। फाइंड द मास ऑफ H2SO4, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना उपस्थित होगा। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी बेसिक रूल से करते हैं। बेसिक में क्या दिया हुआ है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी दिया हुआ 1.2 ग्राम पर ml, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम 1.2 ग्राम पर ml। यहाँ से मास कितना आएगा सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर ml, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml में, तो ml ml कैंसिल हुआ, यानी 120 ग्राम मास आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 10% वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो हमको निकालना है H2SO4 का, तो x मान लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो 120 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाय कितना 100, वेट बाय वेट कितना दिया हुआ है 10 इज इक्वल्स टू x अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक शून्य इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी x बराबर कितना 12 ग्राम। ठीक है, हो गया। इससे इसके बाद चौथा कंसंट्रेशन टर्म हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सिंपल सा चीज है, डिफाइन भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। हम लोग डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय, सिंपल चीज है, डिनोटेड बाय जीटा, जीटा, समटाइम्स इसको काई भी बोला जाता है, काई, समटाइम्स इसको काई भी बोलते हैं। और एक टर्म है जिससे इसको हम लोग डिनोट करते हैं, वो टर्म है आपका ईटा, ईटा और जीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्यूट को ए से डिनोट किया जाता है, सॉल्यूट को बी से और सॉल्वेंट को ए से, ए और बी। ये आपका सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्यूट आगे वाला और पीछे वाला सॉल्वेंट। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मान लेते हैं 1, एन ए नंबर ऑफ मोल्स को सूचित करता है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं इसी तरह से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मान लेते हैं 2 है, तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा 1/1 प्लस 2, यानी कितना 1/1 प्लस 2, 1/1 प्लस, बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर जीटा ए बराबर क्या होगा 1/1 प्लस 2 यानी 1/3, और यहाँ पर जीटा बी बराबर 2/1 प्लस 2 बराबर 2/3। ये हम लिख सकते हैं। ये सिंपल सा चीज है मोल फ्रैक्शन। हम मोल फ्रैक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, मोल फ्रैक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे हम यहाँ पर एक तीन ए प्लस बी प्लस सी मिलके तीन कंपोनेंट मिलके कोई सॉल्यूशन बनाता है, उसमें ए बी और सी पाया जाता है। ए का नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, बी का नंबर ऑफ मोल्स एन बी है, सी का नंबर ऑफ मोल्स एन सी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स से डिनोट किया जाता है। तो जीटा ए बराबर क्या होगा एन ए अपॉन एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। सिमिलरली इसी तरह से जीटा बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जीटा सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ये हो जाएगा। यहाँ पर एक्स ए जीटा ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ जीटा बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जीटा सी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। और एक इंपॉर्टेंट चीज जीटा ए जीटा बी जीटा सी इज इक्वल टू 1, ये ऑलवेज कितना होता है 1 होता है। कितना होता है ऑलवेज 1 होता है। अब इससे एक दो क्वेश्चन और करते हैं मोल फ्रैक्शन का, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है जिसको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 98 ग्राम H2SO4 प्लस 54 ग्राम 98 ग्राम H2SO4 प्लस 54 ग्राम H2O फाइंड H2O फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो इसको निकालने के लिए करना क्या होगा हमको, पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा H2SO4 का। तो चलिए H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन का कितना 60। ठीक है, इससे H2SO4 का मास निकालेंगे हम लोग। तो हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा तो 98 ग्राम आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ये निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना 98 ग्राम, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट भी कितना 98 ग्राम जो निकाले हैं, मोलर वेट करके कितना आया 1। सिमिलरली हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे। H2O का 16 और 2 18 होता है, ऊपर दिया हुआ है गिवन वेट 54 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना 18 ग्राम, काट देंगे 18 से कितना आएगा 54। इसे हमको निकालना क्या था, जीटा H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना दिया हुआ है 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4, और जीटा बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बी ना H2O बराबर क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O का नंबर ऑफ मोल्स कितना 3, और नीचे टोटल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3/4, यानी नंबर ऑफ मोल्स वाटर दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, इथेनॉल इन वाटर, फाइंड X
जीटा इथेनॉल एंड जीटा वाटर, ये निकालना है। तो पार्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे देंगे हम लोग, तो 46% क्या दिया हुआ है, 46%, तो 46% वेट बाय वेट, कहने का मतलब क्या है, 46% वेट बाय वेट, और सॉल्यूशन कितना है, इथेनॉल इन वाटर का, इसका मतलब 46 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन कितने, 46 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन 100 ग्राम, इथेनॉल 46 ग्राम, इसका मतलब वाटर जो होगा वो कितना होगा, तो मास ऑफ वाटर निकल जाएगा किससे, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास, उसमें 46 ग्राम इथेनॉल है, तो कितना होगा 54 ग्राम, 54 ग्राम आ गया। अब इसके बाद निकालना क्या है, XA, तो इथेनॉल का सूत्र होगा C2H5OH, C2H5OH, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो कितना हो गया 16, 2 5 हाइड्रोजन है 16, यहाँ कार्बन 12, 12 गुने 2 कितना 24, और इधर कितना 5, और इधर कितना 16 1 17, 17 हो गया, 17 3 20 2 22 8, यानी कितना टोटल 46 ग्राम, कितना 46 ग्राम। इसको मिटाते हैं, हो गया होगा 46 ग्राम, कितना ग्राम 46 ग्राम, तो 46 ग्राम इसका मास आ गया। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसका, इथेनॉल का, नंबर ऑफ मोल्स इथेनॉल का, गिवन वेट, कितना वेट दिया हुआ है 46 ग्राम दिया हुआ है, 46 ग्राम मोलर वेट आया, तो 46 ग्राम करके कितना आया 1, और नंबर ऑफ मोल 1 मोल आ गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे तो कितना ग्राम दिया हुआ है 54 ग्राम, होता कितना है H2O का मोलर वेट 18 3 जब 54, 3 आ गया ये, यानी X इथेनॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 1/1 + 3 इज इक्वल टू 1/4, X जीटा H2O इज इक्वल टू कितना 3, 1 + 3 इज इक्वल टू 3/4। ये आपको 4 कंसंट्रेशन टर्म आपको बताया गया, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग ppm और ppb मोल, ppm ppb मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।